हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू जौहर आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की ऑनलाइन वीडियो कक्षा में स्वागत करती हूँ। आरडीए यानी रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या जिसे हम अनुशंसित आहार्य भत्ता या पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा भी कहते हैं कि वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अब इसका मैं तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, आरडीए विषय अत्यंत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्वस्थ रहने, उच्च पोषण स्तर को बनाए रखने तथा संतुलित आहार का नियोजन करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या हम कह सकते हैं कि आरडीए इसकी आधारशिला है। आरडीए का यह तीसरा भाग देखने से पहले आपको इस विषय यानी आरडीए के मेरे वीडियो का भाग 1 और 2 देखना आवश्यक है, क्योंकि इस विषय के वीडियो के पहले भाग में मैंने आपको आरडीए का विस्तृत परिचय, इसके द्वारा पोषक तत्वों की मात्रा प्रस्तावित करने के उद्देश्य, इसकी संकल्पना तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में संदर्भ पुरुष और संदर्भ महिला के विषय में विस्तृत रूप से समझाया है। वीडियो के भाग 2 में मैंने वयस्क पुरुष और महिला के लिए आईसीएमआर द्वारा 2020 में प्रस्तावित कुछ पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लौह तत्व, जिंक तथा आयोडीन की मात्रा तथा उसे मापने की इकाई यानी यूनिट्स कि वह ग्राम, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में मापे जाते हैं के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त इसी विषय के भाग 2 के वीडियो में मैंने आपको वयस्क अवस्थाओं में आरडीए में भिन्नता के कारणों को भी विस्तृत रूप से बताया है। आज का वीडियो जो इस विषय का भाग 3 है में मैं आपको भारतीय वयस्क पुरुष और भारतीय वयस्क महिला के लिए प्रस्तावित ऊर्जा, वसा तथा विटामिन्स, जिसके अंतर्गत जल और वसा में घुलनशील विटामिन्स दोनों आते हैं के बारे में आपसे चर्चा करूंगी। सबसे पहले अगर हम यह टेबल देखें तो इसमें वयस्क पुरुष और वयस्क महिला को शारीरिक क्रियाशीलता में बांटने के उपरांत उनका स्टैंडर्ड शारीरिक भार दिया गया है, जिसके कारण हम रेफरेंस मेल या फीमेल, जिसे संदर्भ पुरुष और महिला कहते हैं, उस प्रकार से भारतीयों के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया गया है। इसके उपरांत शारीरिक क्रियाशीलता के आधार पर उनकी ऊर्जा आवश्यकता निर्धारित की गई है। आईसीएमआर ने 2020 में ऊर्जा की आवश्यकता में कुछ परिवर्तन करे हैं और 2000 की तुलना में सामान्य वयस्क पुरुष और महिला के लिए ऊर्जा की आवश्यकता संशोधित की है। 2010 की तुलना में 2020 में इसमें परिवर्तन आया है। सबसे पहले ऊर्जा की मात्रा के साथ साथ उसको मापने की इकाई भी आप देखें
इससे पूर्व के वीडियोस में आपने देखा था कि कुछ पोषक तत्वों को ग्राम्स में और कुछ को मिलीग्राम में नापा गया था, परंतु ऊर्जा को मापने की इकाई भिन्न है और वो है किलो कैलोरी, जो कि के कैल लिखी जाती है। ऊर्जा मापने की इकाई जो किलो कैलोरी अर्थात ऊर्जा या एनर्जी है, को ग्राम या मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में नहीं नापा जाता। अब किलो कैलोरी से क्या तात्पर्य है? पोषण विज्ञान में ऊर्जा को मापने के लिए किलो कैलोरी शब्द का उपयोग किया जाता है। किलो कैलोरी। किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ऊर्जा आवश्यकता अलग अलग शारीरिक क्रियाशीलता के हिसाब से भिन्न भिन्न है। ऊर्जा आवश्यकता मुख्यतः लिंग व शारीरिक कार्य पर निर्भर करती है। आहार में ऊर्जा की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि ऊर्जा खर्च से संतुलन, सुस्वास्थ्य व कार्यक्षमता बनाए रखे। इस स्लाइड में आप ये भी देख रहे होंगे कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की ऊर्जा आवश्यकता अधिक है। इसके 2 कारण हैं। पुरुष के शरीर में सक्रिय ऊर्जा के तंतु या टिश्यूज अधिक होते हैं। इसके अलावा उनकी शारीरिक क्रियाशीलता भी अधिक होती है और बीएमआर भी महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। इस कारण पुरुषों की ऊर्जा आवश्यकता महिलाओं से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि हल्का कार्य करने वाले, मध्यम कार्य करने वाले और भारी कार्य करने वालों की ऊर्जा आवश्यकता में भिन्नता है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष। अगर हम 2010 की ऊर्जा की आवश्यकता को 2020 की आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा की आवश्यकता से कंपेयर करें तो 2010 की तुलना में 2020 में इसमें परिवर्तन आया है। पुरुषों के लिए जो हल्का कार्य करते हैं उनकी 2010 में ऊर्जा आवश्यकता 2320 किलो कैलोरीज थी, जो अब घटकर 2110 किलो कैलोरीज हो गई है। इसी तरह से मध्यम कार्य करने वाले पुरुषों की भी ऊर्जा आवश्यकता जो पहले 2730 थी, अब नई अनुशंसित आहार्य भत्ता के अनुसार 2710 हो गई है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी ऊर्जा आवश्यकता में परिवर्तन आया है, चाहे वह हल्का कार्य करने वाली हों, मध्यम या भारी कार्य करने वाली हों। गर्भावस्था व धात्रीवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता, जिसको हम अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता कहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं आया है। यह वही अनुशंसित अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है जो कि 2010 में प्रस्तावित थी। इसका तात्पर्य यह है कि आप देखेंगे +350 लिखा है, यानी
कोई भी गर्भवती महिला जो मध्यम, हल्का या भारी कार्य करती हो, उसको अपनी सामान्य आवश्यकता के अतिरिक्त 350 अतिरिक्त प्लस कैलोरीज की आवश्यकता होती है। इसी तरह से धात्रीवस्था में भी उसको स्तन्य काल के पहले 6 महीनों में अतिरिक्त 600 किलो कैलोरीज और उसके उपरांत 7 से 12 माह में अतिरिक्त 520 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे इन तीनों स्थितियों में प्लस लिखा हुआ है, यानी कि जो उसकी सामान्य आवश्यकता है उसमें इतनी किलो कैलोरीज को ऐड करना है। अब हम बात करें वसा की, तो उस कॉलम को देखें तो लिखा हुआ है विजिबल फैट। विजिबल फैट से मतलब है दृश्य वसा। हमारे आहार में वसाएं 2 प्रकार की होती हैं, दृश्य वसा जिसको हम विजिबल फैट कहते हैं और अदृश्य वसा जिसको हम इनविजिबल फैट कहते हैं। वह वसा जो हम घी या तेल के रूप में भोजन में उपयोग लाते हैं, जैसे पशु स्रोतों से प्राप्त मक्खन, घी तथा वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त तेल जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, राइस ब्रैन तेल आदि, वह विजिबल या दृश्य वसा कहलाते हैं। ICMR ने जो वसा की दैनिक मात्रा अनुशंसित की है, वह दृश्य वसा या विजिबल फैट को ध्यान में रखकर की गई है, क्योंकि अदृश्य वसा तो हर भोज्य पदार्थ में थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य होती है। चाहे हम दाल लें, अनाज, सूखे मेवे, अंडा, मांस, मछली आदि, सब में कुछ मात्रा में अदृश्य वसा उपस्थित होती है। वसा का हमारे आहार में विशिष्ट स्थान है और इसके हमारे शरीर में क्या कार्य हैं, ये आप मेरे पहले के वीडियोस में देख के समझ सकते हैं। आहार में ऊपर से मिलाई गई वसा के साथ साथ खाद्य पदार्थों में उपस्थित अदृश्य वसा को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। दृश्य वसा की अगर हम RDA या दैनिक अनुशंसित आहार्य मात्रा देखें, तो क्योंकि वसा भी ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है, इसलिए विभिन्न शारीरिक क्रियाशीलता में इसकी मात्रा में भिन्नता होती है। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को 25 ग्राम प्रतिदिन दृश्य वसा की आवश्यकता होती है, मध्यम कार्य करने वाले को 20 ग्राम प्रतिदिन और भारी कार्य करने वाले वयस्क पुरुष को 40 ग्राम प्रतिदिन दृश्य वसा की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए दृश्य वसा की आवश्यकता में थोड़ी भिन्नता है। इसमें हल्का, मध्यम और भारी कार्य करने वालों को 20, 25 और 30 ग्राम प्रतिदिन दृश्य वसा की आवश्यकता होती है या इतनी मात्रा उनके लिए अनुशंसित की गई है। धात्रीवस्था में 30 ग्राम गर्भावस्था में 30 ग्राम और धात्रीवस्था में भी 30 ग्राम प्रतिदिन दृश्य वसा की मात्रा अनुशंसित की गई है। आप इसमें देखेंगे इसमें प्लस नहीं लगा, यानी यह 30 ग्राम है, ना कि सामान्य के साथ जुड़ के अतिरिक्त 30 ग्राम जैसा कि कैलोरीज के परिप्रेक्ष्य में था। इसमें उन्हें 30 ग्राम, चाहे वह धात्रीवस्था हो या गर्भावस्था, उन्हें सिर्फ 30 ग्राम प्रतिदिन दृश्य वसा की आवश्यकता होती है।
अब इस स्लाइड में ICMR ने विभिन्न जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन्स की मात्रा की प्रस्तावना की है या उनका RDA या अनुशंसित आहार्य भत्ता बताया है। हम अगर अब बी कॉम्प्लेक्स परिवार के कुछ विटामिन्स की बात करें, थायमीन जो कि विटामिन B1 भी कहलाता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3 और विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं, तो आप इनमें इन चारों विटामिन्स के अनुशंसित आहार्य भत्ता में एक विशिष्टता देखेंगे, यानी कि यह ऊर्जा की आवश्यकता या शारीरिक क्रियाशीलता पर निर्भर है, जबकि अन्य विटामिन्स के साथ ऐसा नहीं है। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और पायरिडॉक्सिन की आवश्यकता ऊर्जा आवश्यकता से प्रभावित होती है और इन विटामिन्स तथा ऊर्जा की प्रस्तावित मात्रा में निरंतर संबंध होता है। इसका कारण है थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और B6 जो है, यह चारों विटामिन्स कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के ऊर्जा निर्मुक्त या रिलीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः इन विटामिन्स की आवश्यकता ऊर्जा आवश्यकता पर निर्भर करती है। अगर अब हम थायमीन की बात करें तो वयस्क पुरुष में जो हल्का कार्य करने वाले होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा की आवश्यकता अन्य दो कैटेगरीज की तुलना में कम होती है, इसलिए उनकी थायमीन की आवश्यकता 1.4 मिलीग्राम प्रतिदिन, राइबोफ्लेविन की 2 मिलीग्राम प्रतिदिन, नियासिन की 14 मिलीग्राम प्रतिदिन और B6 की 1.9 मिलीग्राम प्रतिदिन प्रस्तावित की गई है। आप इसी प्रकार देखेंगे कि जिस प्रकार की व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता होती है, उसके हिसाब से उसकी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार उसकी थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन B6 की मात्राओं में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि यह चारों विटामिन्स ऊर्जा निर्मुक्त करने में या रिलीज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्भावस्था में भी क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए इस अवस्था में भी इन विटामिन्स की मांग बढ़ जाती है। नियासिन की एक विशेषता है कि इसमें अतिरिक्त मात्रा प्रस्तावित की गई है, यानी अगर कोई गर्भवती स्त्री हल्का कार्य करने वाली है तो उसको 11 मिलीग्राम प्रतिदिन के अतिरिक्त प्लस 2.5 मिलीग्राम नियासिन की आवश्यकता होती है। यही मध्यम कार्य करने वाली और भारी कार्य करने वाली भी गर्भवती माताओं पर लागू होता है। उन्हें भी सामान्य के अतिरिक्त प्लस 2.5 मिलीग्राम नियासिन की अधिक आवश्यकता होती है। यही कह सकते हैं रिलेशनशिप लैक्टेशन या धात्रीवस्था में भी नियासिन पे लागू होता है। इसमें सामान्य अवस्था में जितनी ज़रूरत है उसके अतिरिक्त उसे प्लस 5 मिलीग्राम नाइसिन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यानी अगर कोई धात्री माता जो हल्का कार्य करती है उसे अगर 11 मिलीग्राम प्रतिदिन नियासिन की आवश्यकता है, तो धात्रीवस्था के पहले 6 माह में उसे 11 प्लस 5 यानी 16 मिलीग्राम नियासिन की आवश्यकता होगी। यही मध्यम और भारी कार्य करने वाली धात्री माताओं पर भी लागू होगा। एक
मध्यम या मॉडरेट कार्य करने वाली धात्री माता, जिसे सामान्य अवस्था में 14 मिलीग्राम नियासिन की प्रतिदिन आवश्यकता है, उसे धात्री अवस्था में 14 प्लस 5 यानी 19 मिलीग्राम प्रतिदिन नियासिन की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, ये है चारों विटामिन्स की आवश्यकता व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता पर निर्भर करती है या उससे यह संबंधित है। अब हम बात करेंगे फोलिक अम्ल की, जिसे फोलेट भी कहते हैं। इसको आप देखेंगे माइक्रोग्राम्स में नापा गया है। थाइमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और B6 को मिलीग्राम्स में, जबकि फोलिक अम्ल को विटामिन B12, जिसको हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, इनको हम माइक्रोग्राम में नापते हैं। और माइक्रोग्राम में नापने का क्या मिलीग्राम से रिलेशन है, ये मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बता दिया था। अगर आप फोलिक एसिड या फोलेट की प्रस्तावित अनुशंसित मात्रा या भत्ता देखें तो सामान्य पुरुष को 300 माइक्रोग्राम प्रतिदिन फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है, जबकि एक सामान्य वयस्क महिला को 220 माइक्रोग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, ये करीबन 570 माइक्रोग्राम प्रतिदिन हो जाती है, क्योंकि फोलिक अम्ल की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का होना गर्भावस्था में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है, जिससे गर्भवती और शिशु दोनों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए फोलिक अम्ल की मात्रा गर्भावस्था में 570 माइक्रोग्राम प्रस्तावित की गई है। धात्रीवस्था में इसकी मात्रा 330 माइक्रोग्राम प्रतिदिन करी गई है। अब हम बात करें विटामिन B12 की, तो विटामिन B12, जिसको साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं, इसकी मात्रा एक सामान्य पुरुष के लिए 2.5 माइक्रोग्राम तथा सामान्य महिला के लिए भी 2.5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन प्रस्तावित की गई है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, इसलिए गर्भवती स्त्री के लिए इसमें सामान्य से अतिरिक्त 0.25 माइक्रोग्राम विटामिन B12 की अतिरिक्त मात्रा प्रस्तावित की गई है, तथा धात्रीवस्था में यह 1 माइक्रोग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त मात्रा प्रस्तावित की गई है। विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं और जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यह विटामिन खट्टे फलों में जैसे आंवला, अमरूद, नींबू आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा को मापने की इकाई मिलीग्राम प्रतिदिन है। पुरुषों के लिए यह 80 मिलीग्राम प्रतिदिन और सामान्य वयस्क महिला के लिए 65 मिलीग्राम प्रतिदिन है। गर्भवती स्त्री के लिए विटामिन C की 15 मिलीग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त मात्रा प्रस्तावित की गई है, जबकि धात्रीवस्था में इसमें अतिरिक्त 50 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी मात्रा प्रस्तावित है। धात्रीवस्था में शिशु के लिए विटामिन C का स्रोत माँ का दूध ही होता है। जो भी उसको थोड़ा बहुत विटामिन C मिलता है वह माँ के दूध से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा माँ और बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए के रखने के लिए तथा प्रसव के समय उसके शरीर में हुई टिश्यूज़ की टूट फूट की मरम्मत, जो कि
कोलेजन निर्माण में विटामिन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके लिए +50 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा प्रस्तावित की गई है। यानी कि सामान्य महिला की अगर 65 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता है, तो उसमें गर्भधात्री महिला को +50 और ऐड किया जाएगा, यानी कि उसकी 115 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता हो जाएगी। वयस्कों के लिए विटामिन ए की बात करें, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, और आपको पता है कि विटामिन ए हमें पशुजन्य स्रोतों से प्राप्त होता है। इसे नापने की इकाई माइक्रोग्राम प्रतिदिन है। वयस्क पुरुष को इसकी प्रतिदिन 1000 माइक्रोग्राम की मात्रा प्रस्तावित की गई है, जबकि सामान्य महिला के लिए इसकी मात्रा 840 माइक्रोग्राम प्रतिदिन प्रस्तावित है। गर्भवती महिला के लिए 900 माइक्रोग्राम तथा धात्री माता के लिए 950 माइक्रोग्राम इसकी मात्रा प्रस्तावित की गई है। विटामिन डी जो हमारी हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनको मजबूत बनाने के लिए तथा शरीर में जितनी भी अस्थियां हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, उसकी मात्रा इंटरनेशनल यूनिट्स में प्रस्तावित है। 2.5 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 100 इंटरनेशनल यूनिट्स। आप इसमें देखेंगे कि हर वर्ग के लिए, चाहे वह सामान्य पुरुष हो या सामान्य महिला या गर्भवती स्त्री या धात्री महिला, इन सब के लिए ICMR ने 600 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी की मात्रा प्रस्तावित की है। तो बच्चों, आज के वीडियो जो कि RDA का भाग 3 था, में मैंने आपको ICMR द्वारा वयस्क पुरुष और महिला, जिसके अंतर्गत गर्भवती और धात्री महिला भी आते हैं, उनके लिए ऊर्जा, वसा तथा सभी विटामिन्स, चाहे वह जल में घुलनशील हों या वसा में घुलनशील, उनकी अनुशंसित आहारीय भत्ता या दैनिक प्रस्तावित मात्रा के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। इसी श्रृंखला के चौथे वीडियो में मैं आपको शिशुओं, बच्चों तथा लड़के लड़कियों के लिए ICMR द्वारा RDA या अनुशंसित आहारीय भत्ता, जो कि 2020 में प्रस्तावित किया गया है, उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।